एक बहू नहीं संभाली जाती। करण बेंगलुरु में आईटी कंपनी में काम करता था। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी और प्रिया के साथ वो बड़ा खुश था। रात को 7 बजे जब करण अपने घर लौटता है, दिन भर की थकान के बाद एक तुम्हारा चेहरा मेरे सारे टेंशन गायब कर देता है प्रिया, सच्ची। पर अब टेंशन बढ़ने वाली है करण। क्या क्या हुआ भैया, सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत? अंदर कमरे में जाकर देखो ना। करण अंदर जाता है और देखता है कि कमरे की दीवारों पर हर तरफ छोटे बच्चों की तस्वीरें लगी हुई है। ये हर तरफ छोटे बच्चे की फोटोज, खिलौने। कोई बच्चा आया था क्या? उहुं, आने वाला है प्रिंस या प्रिंसेस। प्रिया तुम आई कांट बिलीव दिस। छोटी प्रिया आने वाली है। बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखने वाली एक बच्ची मेरे गोद में होगी प्रिया। अरे ये क्या बात हुई? तुमने डिटेक्ट भी कर लिया कि अंदर मुझ जैसे दिखने वाली बेटी होगी, अंदर तुम जैसा दिखने वाला एक बेटा भी तो हो सकता है। अरे दोनों भी हो सकता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस खुशी को मैं कैसे बयां करूं। अचानक से मुझे लग रहा है कि मैं 5 साल और जवान हो गया हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या गिफ्ट लोगी प्रिया? इतना बड़ा गिफ्ट दिया है तुमने मुझे। मुझे तो तुमसे बस एक ही गिफ्ट चाहिए करण। तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। साथ रहना सिर्फ एक घर में होना नहीं होता। साथ मतलब अच्छे और बुरे में अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ बनकर रहना। रहोगे ना? अरे हमेशा। प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। रात को करण और प्रिया मिलकर पूरे परिवार को वीडियो कॉल पर ये गुड न्यूज़ देते हैं। अरे मेरी बहू, क्या खुशखबर सुनाई है तूने। आज सुबह ही मुझे सपने में एक छोटा सा बच्चा हमारे आंगन में खेलता हुआ दिखा था। मुझे लगा ये कुछ तो अच्छा होगा। ले, रात होते होते मिल गई ना गुड न्यूज़। जीती रहे बहू, जीती रहे। कल ही जाकर मंदिर में 500 रुपये का प्रसाद चढ़ा कर आइएगा। मैं दादी बनने वाली हूँ भाई। और मैं दादा। करण, अब बहू की जिम्मेदारी तुझ पर ही है। तू अकेले कैसे सब संभालेगा? तेरी माँ को भेज दूँ तेरे पास? अरे नहीं पापा, आप बेकार में टेंशन लेने लगते हैं। इससे पहले जब मैं प्रिया के साथ बेंगलुरु आ रहा था तब भी आपको लग रहा था नए शहर में हम दोनों कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। कैसे क्या हो गया ना सब कुछ। आप फिक्र मत कीजिए, बेकार में मम्मी को परेशान क्यों करना। एक हाउस हेल्प रख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ज़रूरत पड़ी तो बुला लेंगे ना मम्मी को। 2 दिन बाद ही अपनी बीवी को काम से छुट्टी देने के लिए करण एक काम वाली भी रख लेता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और प्रिया को 8वां महीना चढ़ जाता है। सुबह के 8 बजे बजती है दरवाजे की घंटी। अरे भैया भाभी, आप दोनों? तुम तो किसी को परेशान देखना ही नहीं चाहती हो। अगर तुम्हें बता देते कि हम यहाँ आ रहे तो तुम मना कर देती। इसलिए तुम्हारी भाभी का आइडिया था कि बिना बताए पहुँच जाते हैं। अब से तुम्हारी डिलीवरी तक नीता यहीं रहेगी। अरे इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी भाभी? अभी अभी तो आपकी शादी हुई है, आपको भैया के साथ वक्त बिताना चाहिए। ऐसे कैसे जीजा जी? ये सब तो कहने की बातें हैं। जितना साजन दूर रहे प्यार उतना बढ़ता है। और वैसे भी आज मैं ननद की प्रेगनेंसी में मदद करूंगी तो वो भी तो मेरी प्रेगनेंसी में मेरे काम आएगी। क्यों प्रिया दी? अरे बिल्कुल भाभी। इसी तरह 2 महीने और बीत जाते हैं और प्रिया एक नन्हे से बच्चे को जन्म देती है। प्रिया के ससुराल के सभी लोग बच्चे से मिलने आते हैं। तू देवी है बहू, देवी। तूने मुझे दादी बना दिया। लगता है जैसे कल की बात हो जब मैं इसी तरह करण को अपने गोद में उठाए घूमती थी। पर मैं बड़ी दादी नहीं हूँ भाई, बच्चे को कह देंगे मैं उसकी ताई हूँ। इतने दिनों बाद जिस फ्लैट में सिर्फ 2 लोग करण और प्रिया रहते थे, आज वहाँ नन्हे से मेहमान के दादा दादी और बड़ी दादी भी थे। 2-4 दिन रुककर सभी लौट जाते हैं। बच्चा होने के बाद प्रिया खुश कम उदास ज़्यादा रहने लगी थी। बच्चे को जन्म देने के बाद तो माँ खिल उठती है, पर तुम ऐसे मुरझाई हुई क्यों रहती हो प्रिया? अकेली पड़ जाती हूँ मैं, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता। पर अब इस हालत में आप मुझे कोई काम नहीं करने देते। अब अकेले बैठे बैठे मेरा मन लगे तो कैसे? मैं सोच रही हूँ मैं मम्मी जी के पास चली जाती हूँ। पूरे परिवार के बीच में रहूँगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा और बेबी को फैमिली का मतलब भी समझ में आएगा। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही सोच रहा था प्रिया कि अगर बच्चा परिवार के बीच में बड़ा होगा तो कितना अच्छा रहेगा। यहाँ तो पूजा काम करने के बाद चली जाती है, फिर तुम्हें अकेले रहना पड़ता है। मैं रहता भी कहाँ हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। प्रिया बड़ी एक्साइटेड हो जाती है अपने ससुराल जाने के लिए और इसी बीच उसकी फ्रेंड ज्योति उससे मिलने आती है। अच्छा हुआ ज्योति तू आ गई, अब मेरा सामान पैक करने में मेरी मदद कर। अरे पापा थम जा बहन, तू पहली बार एक बहू देख रही हूँ जो अपने ससुराल जाने के लिए इतनी एक्साइटेड हुई पड़ी है। अच्छा वैसे उसी शहर में तेरा मायका भी तो है? अरे नहीं, मायका 2-3 घंटे दूरी पर है। वैसे मैं जा तो ससुराल रही हूँ। एक तो इतने दिनों बाद बेबी के साथ वापस लौटूंगी और उसमें भी ससुराल न जाकर मायके चली जाऊँ तो ठीक लगेगा क्या? नहीं। और इतना सफ़र अभी मैं कर भी नहीं पाऊँगी। मैं करण के साथ यहाँ रहती हूँ तो अपने ससुराल वालों के साथ रहने का मौका कहाँ मिलता है मुझे। उन्हें भी तो कई उम्मीदें होंगी ना छोटी बहू से।
अब यहाँ देख, दिन भर दीवारों से बात करती हूँ। बेचारा मेरा बच्चा भी ना बोर हो जाता होगा जब अपने परिवार को देखेगा, दादा दादी, बड़ी दादी, पड़ोसी, आसपास के बच्चों से मिलेगा तो कितना खुश होगा। सूरज बड़जात्या की मूवी देख कर आई है क्या तू? प्रेगनेंसी के बाद ससुराल जाना कितना रिस्की होता है पता है तुझे? मुझसे पूछ, मैंने देखे हैं ससुराल वाले के रूप। पहले तो आपको प्रेग्नेंट होने के लिए फोर्स करेंगे। जिस दिन आप प्रेग्नेंट होगे इतनी खुशी मनाई जाएगी मानो ससुराल वालों ने 2020 वर्ल्ड कप जीत लिया हो। पर उसके बाद होगी प्रॉब्लम शुरू। कोई तुम्हारी तकलीफ़ नहीं समझेगा। अरे बहुत प्रॉब्लम होती है बहन। मैं तो कह रही हूँ इस टाइम को खुद के लिए इन्वेस्ट कर और यहीं रह जा। प्रिया ज्योति की बात तो सुन लेती है पर उसे मानती नहीं। रात को जब करण घर आता है, आज के बाद ना मैं कभी ज्योति का मुंह नहीं देखने वाली। अरे भाई, ऐसी ही लड़कियाँ होती है जो अपने दोस्तों का घर भी फोड़ दे। मम्मी जी कोई मेरी दुश्मन थोड़ी ना है, वहाँ जाकर मैं खुशी रहूँगी ना। मुझे तो पहले ही ये ज़रा उल्टे दिमाग की लगती थी। इसका नंबर ही ब्लॉक कर दो तुम, वरना मम्मी के घर पर भी बार बार फ़ोन करके तुमसे पूछेगी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और हर चीज़ में कमियां निकालेगी। और फिर चली जाती है प्रिया करण के साथ अपने ससुराल। बड़े प्यारे तरीके से सभी नए बच्चे का ग्रैंड वेलकम करते हैं। देखा प्रिया, इससे कहते हैं परिवार का प्यार। रात के वक्त खाने पर वहाँ हम दोनों मिलकर कैसे ही बेबी को संभाल पाते मम्मी। ना ही अच्छी कुक मिल रही थी, ना ही अच्छी मालिश वालिश, और ना ही प्रिया का मन लग रहा था। उसने कहा मम्मी जी के पास ही चलता है, अब आप लोगों को ये सब संभालना है। तू बेफिक्र रह बेटा, भगवान ने मुझे पोता नहीं दिया पर अपनी देवरानी के पोते को ही पाल लूँगी मैं। काम फिर भी अपनी देवरानी की बहू से करवा लेना चाहिए था ना मम्मी जी। रात को ट्रेन में बैठकर करण वहाँ बेंगलुरु के लिए निकलता है तो यहाँ प्रिया की दिन दुनिया बदल जाती है। सुषमा प्रिया के कमरे में आती है। अरे बहू, तूने फिर से पंखा चालू कर लिया? कितनी बार तुझे बोला है पंखे के नीचे सोना तेरी सेहत के लिए ख़राब हो सकता है, बाद में हाथ पैर मुड़ने लगेंगे तो मुझे मत कहना। कितने दिनों से नहाई भी तो नहीं हूँ मम्मी जी, इतनी इरिटेशन हो रही थी इसलिए फ़ैन ऑन कर दिया। वैसे मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर तो कह रहे थे मैं नहा सकती हूँ। नहा लो भाई, नहा लो, फिर लग जाएगी तुम्हें सर्दी और वही दूध पिएगा मेरा लल्ला। मैं पता करती हूँ मोहल्ले में कोई औरत होगी जो अभी माँ बनी होगी तो वो हमारे लल्ला को दूध पिला देगी, क्योंकि तेरे लिए तो नहाना ज़रूरी है ना। नहीं नहीं मम्मी जी, वो मैं नहाती नहीं हूँ ना तो पूरे शरीर में खुजली आती रहती है, और मेरी खुजली से लाला को भी खुजली हो रही है। क्या? अरे रे रे, ऐसे तो तू मेरे लल्ला को बीमार कर देगी। और सुषमा अपने पोते को उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। पूरी रात प्रिया इधर से उधर करवटें बदलती रहती है पर उसे नींद नहीं आती। मुझे टेंशन क्यों हो रही है? लल्ला अपनी दादी के पास ही तो है, जिन्होंने करण को बड़ा कर दिया। उनके पास मेरा लल्ला अनसेफ कैसे हो सकता है? अब तो लल्ला ने मम्मी जी की स्मेल भी पहचान ली है। प्रिया उठकर बैठ जाती है। रात के 2 बजे कमरे में अकेले बैठी प्रिया करती भी तो क्या। यूं ही टहलती हुई प्रिया की नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ती है और प्रिया खुद को देखती है। हे राम, ये क्या हो गया है मुझे? कितनी बदसूरत लग रही हूँ मैं। मेरे गंदे बाल, भारी शरीर। मुझे जल्द से जल्द वज़न कम करने की ज़रूरत है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी का नाश्ता लग रहा था। तभी प्रिया भी अपने कमरे से बाहर आती है। नहीं नहीं भाभी, ऑपरेशन हुआ है ना मेरा, इतना तीखा खाना भी डॉक्टर ने मुझे खाने से मना किया है। ओ, ये तो वही बात हो गई। डॉक्टर ने कहा है चलो मत, इसलिए मैं दिन भर सोती रहती हूँ। ऐसे कुछ नहीं होता प्रिया, डॉक्टर की बात सुनना छोड़ो। इतने लोगों का खाना बनाना होता है मुझे। अब मैं उसमें तुम्हारे लिए बिना मिर्च मसाले का खाना अलग से बनाऊंगी तो वक्त कितना लगेगा मुझे। आप अलग से मत बनाइए भाभी, आप मिर्च डालने से पहले थोड़ी सब्जी निकाल दिया कीजिए बस। तुम्हारा सही है, माँ कोई बने तो तुम्हारे जैसी। बच्चा सास पाल रही है, कोई काम करना नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता अकेले कमरे में तुम्हारा पड़े पड़े मन कैसे लगता है। अपने 20 दिन के पोते को हाथ में उठाए सुषमा बाहर से घर आती है। ये क्या है मम्मी जी, आप लल्ला को घर से बाहर ले गई थी? इतने छोटे बच्चों के लिए धूल मिट्टी बहुत हानिकारक हो सकती है। रात को लल्ला की चिंता करते हुए पंखा तो तुझसे बंद नहीं हो रहा था, अब तुझे इसकी फिक्र हो रही है? पूरी रात ये सुसु पोटी करता रहा, इसके कारण मेरी नींद ही नहीं हो पाई। पकड़ इसे। लल्ला के बिना मुझे नींद कहाँ आई मम्मी जी? मैं नहीं चलाऊंगी फ़ैन। वैसे मैं कह रही थी मम्मी जी, मालिश वाली अभी तक आई नहीं। मैंने मना कर दिया बेटा, महीने के 5,000 मांग रही थी। बच्चे की मालिश तो माँ को ही आनी चाहिए। मैं तुझे बताऊंगी कैसे करना है, तो कर लिया कर मालिश। और हाँ, मालिश करने के बाद हाथ मत धोना, सूखे कपड़े से पोंछ लेना। हाँ, वरना मुझे ठंड लग जाएगी, और मेरा दूध लल्ला पिएगा तो उसे भी ठंड लग सकती है। घर के एक कोने में पड़े रहना, बहुत सारी दवाइयाँ खाना, खुद वीक महसूस करना और लोगों की इन हिदायतें सुनना,
इन सब से धीरे धीरे अब प्रिया उब रही थी। तभी वो बिस्तर पर चारों तरफ अपने टूटे हुए बाल देखती है। हे भगवान, ये तो बहुत ज़्यादा बाल है, मैं गंजी हो रही हूँ। प्रेगनेंसी के बाद क्या हो रहा है मेरे शरीर को? एक तो पूरे दिन चिड़चिड़ाहट रहती है, कमर का दर्द है कि जाने का नाम नहीं लेता, खाने की तरह दवाइयाँ खानी पड़ती है मुझे। खुद में बड़बड़ाती हुई प्रिया फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी जेठानी कमरे में आती है। हे भगवान, सारे अपशगुनी काम करने की क्वीन हो क्या तुम प्रिया? अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई कि आज पूजा है? इस पूजा के बाद तुम रसोई में आ सकती हो। चलो जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। एक बार ये पूजा हो जाए फिर बनाते रहना अपने लिए बिना नमक मिर्च का खाना। प्रिया तैयार होकर गोद में अपने बेटे को लिए बाहर मेहमानों के सामने आती है। ये 40 दिन का बच्चा है, देखकर कौन कहेगा? क्या बहू दूध वूध सही से पिलाती नहीं बच्चे को? आईब्रोज देख बहू की, जिस माँ ने आईब्रो बनाकर रखा हो उसका ध्यान कहाँ बच्चे पर रहता होगा। अब तुम माँ बन गई है प्रिया, कुछ दिनों के लिए ये साज श्रृंगार छोड़ दे। पर आंटी जी, मैंने आईब्रो बनवाया ही नहीं है। आज पूजा है ना, इसलिए बस आईब्रो पेंसिल से आईब्रो का शेप दिया है। क्या ज़रूरत थी इतना मेकअप करने की बहू? अब 4 लोग तुझे देखेंगे और नज़र लगने से अगर तू बीमार पड़ गई तो लल्ला दूध कैसे पिएगा? करण जी ने बेंगलुरु से साड़ी भिजवाई थी मम्मी जी, और कहा था अच्छे से तैयार होकर फ़ोटो खिंचवाना, क्योंकि ज़िंदगी भर इन्हीं फ़ोटोज़ को देखना है, इसलिए बस। वैसे मेरा भी मन नहीं था, फिर भी मैं इनके कहने पर तैयार हुई हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये बहाने छोड़ और पूजा में बैठ। और आज पूरी हो जाती है पूजा, जिसके बाद से अब प्रिया पर रसोई का सारा कारभार ऐसे डाल दिया जाता है मानो बस इसी दिन का इंतज़ार कर रहे हो सभी। पूजा के बाद थकी हारी प्रिया अपने बच्चे को दूध पिलाने जाती है कि श्वेता कहती है, तुम्हारे चक्कर में इतने दिन सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा था प्रिया। शादी के बाद तुम तो वो बेंगलुरु अपने पति के पास चली गई, यहाँ मुझे ही तो देखना पड़ा चाचा चाची को और अपने सास ससुर को भी। अब तुम आ गई हो ना तो ज़रा रसोई संभालो, रात का डिनर देख लेना, कच्ची सब्जियां मैंने स्लैब पर रख दी है, बना लेना, ठीक है? प्रिया को अब कम से कम 2 वक्त का खाना तो बनाना ही पड़ता था, क्योंकि श्वेता आए दिन अपने मायके जाकर बैठ जाती थी। अरे बहू देख, तेरे लल्ला ने पट्टी कर दी। जी अभी आई ताई जी। गैस का नॉब बंद करके प्रिया फौरन भागती है और अपने बच्चे की डायपर बदलती है। तभी उसके जेठ जी श्वेता को आवाज़ लगाते हैं। श्वेता तो घर पर है नहीं बहू, देख तेरा जेठ क्या कर रहा है, ज़रूर दुकान की कोई फाइल नहीं मिल रही होगी। प्रिया अपने जेठ जी को दुकान की फाइल ढूंढ कर देती है। बार बार यहाँ से वहाँ करने के कारण प्रिया की कमर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और वो कमर का पट्टा लगाकर सोफे पर बैठ जाती है। अरे क्या होगा तुम लोगों के शरीर का? मैं तो तुझे कहने वाली थी कि लगते लगते दूसरा बच्चा भी कर ले, एक साथ दोनों पल जाएंगे, पर यहाँ तो 2 कदम चलने भर से तुझे कमर में बैंड लगाने पड़ जा रहे। वही तो सुषमा, ये हरकतें हमारी होती तो 4-4 5-5 बच्चे पल जाते क्या? लल्ला को भूख लगी होगी, मैं उसे दूध पिला कर आती हूँ ताई जी। प्रिया सभी की बातों को इग्नोर करके अपने बच्चे के साथ कमरे में आ जाती है और जैसे ही उसे दूध पिलाने जाती है उसका बच्चा दूध नहीं पीता। हे भगवान, कल रात को भी दूध नहीं पीना चाह रहा था लल्ला, अभी नहीं पी रहा। दूध पी ले बेटा, अगर तूने दूध नहीं पिया तो तेरी दादी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। प्रिया फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर उसे बेबी मिल्क पाउडर सजेस्ट करते हैं। प्रिया खुद ही मार्केट जाकर अपने बच्चे के लिए मेडिकल शॉप से दूध लेकर आती है और उसे बनाकर पिलाने लगती है, पर श्वेता ये देख लेती है और जाकर घर पर सभी को इस बारे में बता देती है। आप जाकर बात करिए बहू से सुषमा जी, यह क्या हरकत है? अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पिएगा तो शरीर में ताकत कैसे आएगी उसके? अपना फिगर मेंटेन करने पर आ गई है ना प्रिया मम्मी जी, तो क्यों पिलाएगी हमारे लल्ला को दूध? प्रिया अभी नई नई माँ बनी थी, उसके लिए ये सब नया था। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद जब कोई आपको समझे ना तो इंसान डिप्रेशन में चला ही जाता है। प्रिया पोस्टपार्टम डिप्रेशन में थी, पर उसके ससुराल में ना कोई उसकी इस कंडीशन को समझना चाह रहा था ना उसे सुनना। पर इत्तेफाक से करण प्रिया से मिलने आता है। रात के 1 बजे छुप कर करण प्रिया के कमरे में आता है। हाँ, ये क्या है बहू, तू टकली हो गई? तेरे माथे पर तो जगह जगह बाल उड़ गए, सवेरे तक तो सब ठीक था। ड्रेसिंग टेबल के पास नकली बाल रखे हैं सुषमा, लगता है बहू वीक लगाती होगी। तब तो ज़रूर इसे शादी के पहले से ही गंजेपन की बीमारी होगी। ला प्रिया, मेरा पोता मुझे दे दे। बेचारे मेरे करण का तो मुंह ही उतर गया है। तो फिक्र मत कर बेटा, हमें तो अपना पोता मिल गया है, अब तेरी दूसरी शादी कर देंगे। बस मम्मी बस। जब भी मैं प्रिया को कॉल करता था उसकी आवाज़ से मुझे लगता था कुछ तो गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है, पर प्रिया एक बात नहीं बताती थी मुझे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या दिक्कत हो रही थी प्रिया को। करण, मुझे लगा मैं कुछ भी बोलूँगी तो सबको लगेगा कि 4 दिन ससुराल में रही और इसे दिक्कत सी होने लग गई।
मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है, दवाइयों के कारण बाल भी जा रहे हैं। मेरे चेहरे के पिंपल्स देखकर पड़ोस की चाची कहने लगी, ऐसी बदसूरत दिखोगी तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा। इसलिए मैंने फिर विग लगाना शुरू कर दिया। फेस पर क्रीम लगाई तो गाल पर छाइयाँ पड़ गई। लल्ला दूध ही नहीं पीना चाहता, उसे पाउडर का दूध देती हूँ तो मम्मी जी को लगता है मैं ये जानबूझकर करी हूँ। ऐसा नहीं है करण। मैं इसीलिए छोड़ कर गया था क्या मम्मी प्रिया को आपके पास? एक बहू नहीं संभाली गई आप लोगों से? प्रिया मेरी अर्धांगिनी है और उसे किसी तकलीफ में मैं नहीं देख सकता। प्रिया से अगर काम नहीं हो रहा तो वो काम नहीं करेगी, उसके लिए मैं काम वाली रख दूंगा। और फिर भी अगर प्रिया को तकलीफ हो रही है तो प्रिया मेरे साथ बेंगलुरु वापस चलेगी। जिस तरह आज करण ने प्रिया की तकलीफ को समझा और उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। अगर ऐसे ही हर पति अपनी पत्नी के लिए बोलना शुरू कर दे तो प्रेगनेंसी के तुरंत बाद औरतों को जो तकलीफ झेलनी पड़ती है उन्हें झेलनी ही ना पड़े।